Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss some more topics for revision and that is banking and insurance subject. Now lesson number 3 से start करें तो structure of Indian banking. Structure of Indian banking का मतलब है कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, क्या उनका वर्किंग का प्रोसीजर होता है हमारी इंडिया में, वो किस तरीके से वर्क करती है, उन सब के बारे में. तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी. इसको थोड़ा सा ना इसको गो थ्रू करोगे. सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दो कैटेगरी है, दैट इज़ कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक्स अलग आ जाते हैं. उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, और कोऑपरेटिव्स के अंदर आ जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक. पब्लिक सेक्टर के अंदर स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, और प्राइवेट के अंदर इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मीन्स स्टेट आ गया, सेंट्रल आ गया, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी. और स्टेट बैंक के अंदर आपका स्टेट बैंक ग्रुप के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया और उसकी सब्सिडरीज आ गई. और अगर मैं इंडियन बैंक्स के अंदर बात करूं तो ओल्ड बैंक्स, न्यू बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, और इसके अंदर तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया. तो वन बाय वन देखते हैं इनके बारे में. जैसे कि रीजनल रूरल बैंक वगैरह कल डिस्कस कर लिए थे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें आरबीआई है. आरबीआई का एक्ट 1935 था. 1935 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से जाना जाता है. और इट वॉज अ प्राइवेट शेयर होल्डर इंस्टीट्यूशन टिल जनवरी 1949. 1949 तक वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर इंस्टीट्यूशन की तरह डील किया गया है. उसके बाद उसको स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन का हक दिया गया था, राइट दिया गया था. तब बना था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948. हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी रोल प्ले किया था, सेंट्रल बैंक का भी, और बांग्लादेश के भी रोल प्ले किया था. अब ऑब्जेक्टिव्स देखो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई क्या क्या हैं. ऑब्जेक्टिव ये है, नंबर 1 पॉइंट इज सेंट्रल बैंक शुड वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. सबसे पहले ये नेशनल इकोनॉमी के इंटरेस्ट की बात करेगा. उसके बाद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के हाथ में होती है, तो उसको स्टेबलाइज रखना प्राइस लेवल में, मींस इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज रखना, और एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइजेशन में रखना. ऐसा नहीं हो कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और ऐसा भी नहीं हो कि फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज इट शुड एम फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एम से इसको किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी एक कॉमन सील है, एक कॉरपोरेट बॉडी है. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स किसी के आने से, किसी के जाने से जो कंपनी होती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, ऐसे ही आरबीआई भी उसी टाइप की है. कॉमन सील उसकी एक स्टैम्प है. 5 करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी कैपिटल में. ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, लिखते जाओ. अगर आरबीआई आपका शॉर्ट नोट में पूछ लिया या लॉन्ग प्रोसीजर में पूछ लिया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आरबीआई, एक्सप्लेन आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, तो आपको ये बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर है उसके अंदर चार, सबसे पहले एक गवर्नर आता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटाइज करती है. नेक्स्ट इज 4 डायरेक्टर होते हैं, 4 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है. 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स. 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड, 10 डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, और 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. बिसाइड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं. ये देख लो, ये सब मेंबर्स हैं लोकल, मतलब आरबीआई के. फिर उसके बाद अ लोकल बोर्ड हैज़ 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बैंक टू रिप्रेजेंट एज फार एज पॉसिबल टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक. मीन्स सारे बैंकों की कॉपरेशन की ये बात करते हैं. आरबीआई के फंक्शंस में सबसे पहले वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक की अच्छाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, सेफ्टी एक तरीके से मेंटेन करना, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, फंड्स अवेलेबल हों, और ये देखना टू रेगुलेट ओवरऑल क्रेडिट वॉल्यूम.
क्रेडिट वगैरह सबको मिल रहा है कि नहीं, इसकी अथॉरिटी क्या क्या है, क्या क्या इसको पावर्स मिल रखी है। ये करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, यूनियन गवर्नमेंट का बैंकर का रोल प्ले करती है, अथॉरिटी प्रमोट करने का काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी फॉरेन एक्सचेंज को भी कंट्रोल करती है। नाउ नंबर 1 पॉइंट इज करेंसी इशूइंग। आरबीआई का करेंसी इशू का काम है, वो 1000 के, 500 के, 100 के, 50 के, 20 के और 10 के ये सब इशू करती है। अब आप लोगों का काम है कि कमेंट सेशन में मेंशन करो कि कौन इशू करता है। ये तो मैंने आप लोगों को नोट्स के बारे में बता दिया। कौन इशू करता है? मॉनिटरिंग अथॉरिटी। मॉनिटरिंग अथॉरिटी मीन्स SLR, CRR, ये रिज़र्व, जितने भी रिज़र्व होते हैं रेशियो, इनको सबको मेंटेन करने का और देख रेख करने का काम किसका है? आरबीआई का। बैंकर टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को किस टाइम पे ट्रेजरी बिल्स इशू करने हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करनी है, ये सब काम आपका किसका होता है? आपका आरबीआई का होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज को भी ये कंट्रोल करके रखती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, रुपी को करेंसी में कन्वर्ट करना, करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करना और फॉरेन काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट करना। इसके अंदर आप लोगों ने फेरा और फेमा एक्ट पढ़ा होगा। फेरा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट था और पहले इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसके अंदर क्या हो गया कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज कि किस तरीके से प्रोसीजर रहना चाहिए वो सब। फिर उसके बाद प्रमोटिंग अथॉरिटी। प्रमोटिंग अथॉरिटी मीन्स ये एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, प्रायोरिटीज सेक्टर को कहीं ना कहीं इनकरेज करने का काम करता है। नाउ कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक का मेन काम मैंने आपको बताए थे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन ग्रांट करना मेन काम होता है। और यहाँ पे बोल रखा है कि टुडे 27 बैंक कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर इन इंडियन कमर्शियल बैंक। 27 बैंक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर की तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने। जो सबसे पहले कन्वर्जन हुआ था इम्पीरियल बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये 1955 में हुआ था। फिर उसके बाद 14 बैंक को, मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और फिर 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया पब्लिक सेक्टर के अंदर। नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर 1969 में मेजर एमलगमेशन हुआ था, मर्जर हुआ था और 1980 में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, दोनों में 1969 और 1980 में। तो नो न्यू बैंक कुड बी सेटअप इन इंडिया। 2 दशकों तक कोई भी नया बैंक सेटअप नहीं हुआ। वॉज नो लीगल बार टू दैट इफेक्ट। द नरसिम्हम कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तब उन्होंने बोला कि नए नए बैंक्स बनाओ। नरसिम्हम कमिटी ने तब एक सेटअप किया गया और फिर प्राइवेट बैंकों को राइट दिया गया। जनवरी 2001 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स लॉन्च किए न्यू बैंक की लाइसेंसिंग के लिए। अब ये हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए, तो उसके फीचर्स क्या क्या थे? न्यू बैंक जो होगा उसके अंदर 200 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। द नेट वर्थ इज टू बी रेज टू, पहले जो 200 करोड़ कैपिटल थी अब उसको 300 करोड़ कर दिया गया। द प्रमोटर्स मिनिमम होल्डिंग इन द कैपिटल शैल बी 40% विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स पहले जो प्रमोशन था, एक्सेस होल्डिंग ओवर 40% विल हैव टू बी डाइल्यूटेड विद इन अ ईयर। पहले जो 5 साल का पीरियड था उसको 1 साल का बना दिया गया। नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन पिक अप 40% इक्विटी शेयर्स इन न्यू बैंक। जो नॉन बैंक हैं वो 40% इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं अपने कोई भी नए बैंक के अंदर। और फॉरेन बैंक जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन बैंक 40% इक्विटी शेयर ले सकते हैं नए बैंक में। और जो फॉरेन बैंक हैं वो फाइनेंस कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है, फाइनेंस कर सकते हैं कंपनी को में जॉइन एज टेक्निकल कोलैबोरेटर 20%, 40%। कॉर्पोरेट हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट, कॉर्पोरेट को 25% अपनी ब्रांचेस खोलने का राइट दे दिया गया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कन्वर्ट कर सकती थी अपनी नेटवर्थ को, कैपिटल एडिकेसी रेशियो को और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 5%।
से कम, जो एनपीए है वो 5% से कम होना चाहिए, क्योंकि एनपीए एट दैट टाइम एनपीए वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज की डेट में भी अगर आप एनपीए की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा लेवल पे। लोकल एरिया बैंक की बात करूं तो लोकल एरिया बैंक आपका क्या बताते हैं कि कम से कम 2 करोड़ मिनिमम कैपिटल ऑफ सच बैंक वुड बी 5 करोड़ विथ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। 5 करोड़ होनी चाहिए कम से कम कैपिटल, और जिसमें प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 करोड़ होना चाहिए। देयर आर टू बी सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में ये वहाँ पे खोले जाने चाहिए, और मैक्सिमम 3 जोग्राफिकल कंटिजेंसी डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। जो 5 जगह पे आज की डेट में आपकी लोकल एरिया बैंक्स हैं वो हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और 2 हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। फॉरेन बैंक की अगर मैं बात करूं तो दियर नंबर हैज़ इंक्रीज टू 40 बढ़ा दिए गए थे 31 मार्च 2002 में। दीज बैंक, अच्छा फॉरेन बैंक होते कौन से हैं? जिनकी मेन ब्रांच होती है इंटरनेशनल, और जो अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस खोलते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक थोड़ा सा इजी कर दिया गया था लिबरलाइजेशन के टाइम पे। और फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बैंक इंटरनेशनल, और जो रूल्स बनाए गए थे ना फॉरेन एक्सचेंज के, वो कुछ लिमिटेड टाइम फ्रेम तक तो वो अपने चला सकते हैं, उसके बाद उन्हें आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल होम कंट्री रेटिंग, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन जो कंट्री, होम कंट्री और इंडिया के बीच में था। द बैंक शुड बी अंडर कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द होम कंट्री रेगुलेटर। जो बैंक है वो कंसोलिडेशन सुपरविजन में रहेगा, जो कंट्री, जिस कंट्री के अंदर वो है ना उस कंट्री की देखरेख में रहेगा। उसके बाद देखो क्या बोला गया है इन्होंने कि बोथ ब्रांचेस एंड एटीएम रिक्वायर लाइसेंस, दोनों को, ब्रांचेस को, एटीएम को लाइसेंस की ज़रूरत है। फॉरेन बैंक के क्या क्या काम है तो देखो, फॉरेन बैंक ब्रिंगिंग टुगेदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड इंडियन कंपनीज, ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट वेंचर्स को ऑर्गेनाइज करना और स्ट्रक्चर करना, कहीं ना कहीं फाइनेंस को, टेलीकम्युनिकेशन, और थ्रस्ट टू ट्रेड फाइनेंस थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। अगर एक नॉर्मल सी चीज़ है, फॉरेन बैंक हमारी कंट्री में है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी तो हेल्प मिलेगी वहाँ से। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन डेटा मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी अगर फॉरेन बैंक हमारी कंट्री के अंदर ओपन होता है तो। परफॉर्मेंस क्या है, फॉरेन बैंक आर नॉट सब्जेक्ट टू द स्ट्रिंजेंट नॉर्म रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ रूरल ब्रांचेस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और बाउंड बाय द सोशल फिलॉसफी ऑफ इंडियन बैंक। मतलब इन्होंने कहा था कि जो फॉरेन बैंक है उसको आप नॉर्म्स के अंदर ही रखो और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के अंदर ही उसको कंसिडर करो। दिस फैक्टर कंबाइंड विद द फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ फॉरेन बैंक हैव इंश्योर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ दीज बैंक्स, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शंस पढ़ लेना। रीजनल रूरल बैंक भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था, इसकी कैपिटल वगैरह कितनी होती है, इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख रहे हो आप लोग 2 बार आया हुआ है ये। बैलेंस शीट जो कमर्शियल बैंक की होती है ये नहीं पढ़ा, ये देख लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज थ्रू अ पर्सुअल एंड टिपिकल बैंक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कमर्शियल बैंक की उसके असेट्स और लायबिलिटीज़ को एक पॉइंट ऑफ टाइम में शो करते हैं और ये बताते हैं कि फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो कमर्शियल बैंक की, जो पर्टिकुलर बैंक है उसका किस टाइप से है। अब बैंकों को जो डिपॉजिट मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, फिक्स्ड से, सेविंग से और करंट अकाउंट से। क्या क्या होते हैं ये तीनों डिस्कस करा दिए मैंने। उसके बाद आगे बैंक बात करूं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एट द एक्सपिरेशन ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर के बाद आप बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट में आप सारे के सारे आइटम्स, प्रॉफिट लॉस, उन सब की बात करोगे। ऑडिट भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 29 शैल बी ऑडिटेड। सेक्शन 29 में इसको ऑडिट किया जाएगा और जो कि बहुत ज़रूरी है। वेयर द आरबीआई इज़ ऑफ ओपिनियन दैट ऑडिट इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, लोगों के लिए। और द बैंकिंग कंपनी और इट्स ऑडिट डिपोजिटर, इट मे एट एनी टाइम ओवर अ स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज अकाउंट फॉर एनी सच ट्रांजेक्शन, उनसे पूछा जा सकता है, किसी भी ऑडिट वगैरह के लिए उनसे पूछा जा सकता है। फिर बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं तो असेट्स माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ के बराबर होती है। लायबिलिटीज़ होती है बैंक की, लायबिलिटीज़ क्या क्या होगी, जो कैपिटल है, बैंक का रिजर्व फंड है, जो डिपॉजिट जमा हो रहा है वो आ जाएगा।
जो हम अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से बोरोइंग लेते हैं, LIC, UTI, GIC। इन केस ऑफ नीड बैंक कैन बोरो फ्रॉम द RBI, बैंक RBI से भी करता है, ठीक है, और भी कमर्शियल बैंक से लेता है, तो वो आ जाएंगी उसकी लायबिलिटी। दूसरी भी लायबिलिटीज़ आ सकते हैं जैसे बिल पेबल वगैरह है। कंटिजेंट लायबिलिटी होती है जब कोई बैंक किसी की गारंटी लेता है उस केस में। और प्रॉफिट और लॉस भी कहीं ना कहीं आपका असेट्स और बैलेंस शीट में शो होता है। असेट ऑफ अ बैंक, असेट्स क्या क्या हो सकते हैं? कैश, मनी जो कि शॉर्ट नोटिस के लिए है, लोन एंड एडवांसेस जो बैंक ने लोगों को दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल। देखो आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ सो दैट कि आप लोग एग्ज़ाम में जाके एटलीस्ट इसके बारे में लिख सको। बिल रिसीवेबल और दूसरे असेट्स क्या क्या होते हैं। दूसरे असेट्स देख लो कौन कौन से हो गए। बैंक की प्रेमिसेस, बैंक के असेट्स, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब होते हैं बैंक के दूसरे असेट्स। नेक्स्ट देखो क्रेडिट डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बोल रहे हैं क्रेडिट डिलीवरी के लिए? यहाँ पे देखो द लोन एग्रीमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग असेंशियल फीचर। जब आप लोन का एग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्या क्या? किस टाइप की फैसिलिटी है, नेम क्या है उसका, इंटरेस्ट डिस्काउंट कितना अवेलेबल होगा, कितने टाइम में रीपेमेंट करनी है, यूज़ क्या है उसका, एडिशनल फीस अगर वगैरह लगेगी तो क्या लगेगी, प्राइम सिक्योरिटी क्या रहनी चाहिए, पूरा का पूरा कोलेटरल सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्शन, थर्ड पार्टी अगर कोई गारंटी ले रही है तो उसका नाम, कन्वेंट टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच द लोन्स फैसिलिट आर बीइंग ग्रांटेड, जो लोन उसको दिया जा रहा है उसके बारे में, इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड पैनल प्रोविज़न। पैनल प्रोविज़न मीन्स पैनल का जो भी डिसीज़न वगैरह होता है वो। लोन के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर आप लोन की डॉक्यूमेंटेशन में देखो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है जो कि लोन की डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे नीडेड होती है। तो सबसे पहले उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडवांसेस, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या बोल रखा है, दीज आर रिक्वायरमेंट दैट अ बोरोअर शुड सेटिस्फाई बिफोर द बैंक एक्वायर द लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्पर्स द लोन अमाउंट। Some illustrative and commonly used condition precedent are auditor's certificate. ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर हैविंग बॉट इन कमिटेड कैपिटल अमाउंट, लीगल ओपिनियन सॉट फॉर बोर्ड रिजोल्यूशन टू बोर्ड, एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन प्रेसिडेंट इज मटेरियल एडवर्स। मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स कंडीशन अटैच होना चाहिए, किस कंडीशन के बेसिस पे आप लोन ले रहे हो। रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज़, कितने टाइम तक आप लौटाओगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कंपनी ले रही है तो सिग्नेचर्स वगैरह आते हैं, लीगल बाइंडिंग्स वगैरह आती है इसके अंदर। माइनर को लोन नहीं दिया जाता है, तो ये सारी कुछ चीज़ें बात होती है, टैक्सेस वगैरह कि आपका इसके अंदर आता है। अफर्मेटिव कन्वेनेंट का मतलब इंश्योरिंग दैट फंड्स आर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर इंटेंडेड। फॉर्म जो फंड्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं उस पर्पस के साथ फॉर विच दे वर इंटेंडेड, किस लिए दिए जा रहे हैं। इंडिकेटर इंश्योरिंग फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हैं या रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए है फर्म के लिए, और ये देखने के लिए लॉ वगैरह देखने के लिए ये सब आ जाएंगे आपके फिक्स्ड एसेट्स वगैरह की बिलोंगिंग देखने के लिए। नेगेटिव कॉन्वेनेंट में क्या क्या आएगा देखो, लिमिटिंग फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी है, इन्वेस्टमेंट फंड्स कितने हैं, आपने बाहर आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कितनी है, असेट्स को बेच के कितना मिल सकता है, डिविडेंड पे आउट कितना है आपका, पेमेंट आप डेट के तौर पे कितने रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, लिमिट डेट को लिमिट करना, मर्जर और सेल परचेज पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि नहीं कर सकते आप, मर्जर वगैरह नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टार्टिंग और कैरिंग ऑन अदर बिजनेस, और रिस्ट्रिक्शन ऑन इनकम्बरिंग असेट्स। नेगेटिव लाइन कल हमने पढ़ा था ना, उसके बारे में बता रही है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो क्या होता है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को ड्यू मान लिया जाता है, फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पाते हो। ऑनर अ कन्वेंट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, रीनिगिंग और डिक्लेरेशन मेड अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, चेंज इन मैनेजमेंट और ऑनरशिप स्ट्रक्चर में
बदलाव आ सकते हैं, और बैंकरप्टेसी और लिक्विडेशन आ जाएगा आपका, और फॉल्सिफिकेशन और टैम्परिंग विद रिकॉर्ड्स। अगर आप ये सब करते हो तो आपका माना नहीं जाएगा इतना। क्रेडिट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग, किस तरीके से क्रेडिट को रिव्यू किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एंड देयर फीचर, कितने टाइप के लोन होते हैं। लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे के खर्चे के लिए किया जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह लेती है। और आपको वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि ना इतना ज़्यादा ना इतना कम। और जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें शॉर्ट पीरियड 12 मंथ्स के लिए लिया जाता है इसको, ठीक है। देख रहे हो कितना इलेबोरेट करके दे रखा है। लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट, लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट, क्या बोल रहे हैं लोन के लिए कि जो लोन होता है अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए देते हो तो लोन वो 1 से 7 साल के लिए होता है, और टर्म लोन भी कहते हैं इसको। ये डाइवर्सिफाई लोन के लिए होता है। इसकी जो मैच्योरिटीज़ होती है वो लॉन्गर होती है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैच्योरिटी के लिए भी इसको दिया जाता है। और क्योंकि इसकी जो पेमेंट्स होती है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, तो बेंचमार्क माना जाता है, मींस डेट सर्विस कवरेज रेशियो मिनिमम निकाला जाता है इसका, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। लोन सिंडिकेशन, देखो हो सकता है ये लोन सिंडिकेशन करके आपका टॉपिक पूछ ले, बहुत इलेबोरेट करके दे रखा है ये। इतना इलेबोरेटेड मैनर में एग्ज़ाम अगर पूछ लिया जाएगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। लोन सिंडिकेशन में क्या बोल रखा है, लार्ज प्रोजेक्ट नीड इनॉर्मस फंडिंग रिक्वायरमेंट। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है और एक बैंक उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो काफ़ी सारे जो बैंक्स होते हैं मिलके उन लोन की पार्टिसिपेशन दे पाते हैं, फुलफ़िल कर पाते हैं बोरोवर की डिमांड को, तो उसी प्रोसेस को लोन सिंडिकेशन बोला जाता है। और इसके अंदर इन असेंस अरेंजिंग अ सिंडिकेटेड लोन अलाउ द लीड बैंक टू मीट इट्स बोरोवर डिमांड फॉर लोन कमिटमेंट विदाउट हैविंग टू बियर द मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क अलोन। अकेले वो बियर नहीं करता सारा रिस्क वगैरह। एंड ऑल्सो अर्न नॉन इंटरेस्ट इनकम इन द प्रोसेस, और उसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम को जनरेट करना। लोन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को लोन जो दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए बोल रहे हैं। शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। वैसे बेसिकली बोलते हैं कि 1 to 2 क्रॉप सीजन के लिए होता है वो। एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल इन नेचर, तो जो नॉर्म्स होते हैं फॉर सीजन इंडस्ट्री वो एप्लीकेबल होते हैं। दे कैन बी लाइक्ड टू वर्किंग कैपिटल लोन इज़ दैट द लोन इज़ यूज फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को खरीदना, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स को ख़रीदना वगैरह आ जाता है। लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर के लिए इन्वेस्टमेंट लैंड, इक्विपमेंट्स और लाइफ स्टॉक के लिए होती है। और भी लाइफ स्टॉक, इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह को या रिटेल लैंडिंग वगैरह को हम नॉन फंड जो बेस्ड क्रेडिट है उसके अंदर किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, हो सकता है क्या ECGC, आई थिंक सो, मेरे को मैंने पढ़ाया है ये, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए था। अब देखो कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब स्टैब्लिश की गई थी, सबसे पहला पॉइंट बच्चों 1957 के अंदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों किया गया था, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। बाय कवरिंग द रिस्क एक्सपोर्टिंग ऑन क्रेडिट, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको काफ़ी सारा रिस्क बियर करना पड़ता है। अब आप जब यहाँ से कोई सामान बाहर सर्व करोगे तो वहाँ से पेमेंट कब तक आएगी, तो उसके लिए कुछ रिस्क अटैच होता है, तो उसी को कोप अप करने के लिए ECGC बनाया गया था। Being essential and exporter promotion organization, its function under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry के अंदर ही आता है। Department of Commerce Administration कंट्रोल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं RBI के। ECGC 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है, जो कि कितनी वो करती है 800 करोड़ से 1000 करोड़ तक। ECGC जो है वो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और रिस्क फैक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, ये कोशिश करती है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह उनको पेमेंट अच्छे से मिल पाए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम्स को क्रिएट होने से बचाती है। और जैसे कि अगर आउटब्रेक हो गया, वॉर वगैरह हो गई, तब भी जो ECGC है, अगर मान लो मैंने कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रखा है और एट द टाइम वॉर हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है, तो ECGC आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको इस रिस्क से बियर अप कराएगा। स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ECGC, क्या इसकी पॉलिसी है? तो ECGC हैज़ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू टेक केयर ऑफ ऑल द export credit insurance need of exporters shipment policy well known as the standard policy। और ये आइडियल रिस्क को कवर करती है। देखो इसमें कितना बोल रखा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर। दिस पॉलिसी इज इशूड टू एक्सपोर्टर हुज एक्सपेक्टेड, ये किसको कवर करती है? जिसकी जो एक्सपेक्टेड नेट 12 मंथ से जो टर्नओवर है वो 50 लाख तक रहेगी। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिस्क को भी कवर करता है, जैसे कि सिविल वॉर वगैरह हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया इस वजह से भी। और कमर्शियल रिस्क को भी फॉलो अप करती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फेलियर हो जाता है गुड्स को एक्सेप्ट करने में। पॉलिटिकल रिस्क को भी अफेयर करती है, अभी हमने पढ़ा। बैंक को गारंटी देती है कि आप इसको इंश्योर करो कि जो भी आपको अवेल होगी, इससे जो भी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी वो आप एक्सपोर्टर को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दोगे। और जो भी कोलेटरल ऑफर्ड किया जाता है बाय द एक्सपोर्टर में भी इनएडुकेट, वो एडुकेट ज़रूरी नहीं है कि होई। पैकिंग क्रेडिट गारंटी ऑफ ECGC हेल्प्स एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन बेटर एंड एडुकेट फैसिलिटी फ्रॉम दियर बैंकर। ECGC आपको ये प्रोवाइड करता है कि जो बैंकर है वो आपको अच्छी फैसिलिटी देगा, ठीक है। ECGC वुड मेक अ मेजर पोर्शन ऑफ बैंक लॉस। ECGC बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बैंक के लॉस के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। स्पेशल स्कीम्स देखो, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर कौन कराएगा? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर कौन कराएगा? देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कौन कवर कराएगा? ECGC, 12 महीने से लेके 15 साल तक का। ये इम्पॉर्टेंट है, अभी दोबारा बोल रही हूँ। ECGC और तुम्हारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है ये तो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ECGC ऑफर इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन देता है एक्सपोर्टर को, उनको गाइडेंस देता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, आसान बनाता है एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक से लेना, और एक्सपोर्टर को रिकवर बैड डेब्ट से रिकवर करने में भी हेल्प करता है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो बायर बैठे हैं यहाँ वहाँ पे, जो ओवरसीज़ बैठे हैं बायर, वो किस तरीके से मतलब क्रेडिट वर्थीनेस क्या है उनकी। एग्जिम को स्किप करके मत जाना। एग्जिम मैंने होपफुली से एक्सप्लेन कराया, अगर नहीं एक्सप्लेन कराया तो मुझे कमेंट सेशन में मेंशन करना, मैं इसको ज़रूर से मेंशन कराऊंगी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो हमने डिस्कस किया है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पार्ट जो कि करंट एसेट्स के अंदर से आता है। मतलब करंट एसेट्स को, अगर नॉर्मल करंट एसेट्स की बात करूं तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो ये तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है, जिसको वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और वर्किंग कैपिटल एक ऐसी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की जो कि डे टू डे में चाहिए ही होती है। किस किस के लिए चाहिए वो मैंने आपको बता रखा है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ना होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बैंक फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल के लिए। बैंक फाइनेंसिंग लिमिट डिटरमाइन एन एनुअल बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ करंट ईयर्स प्रोजेक्शन। ड्राइंग पावर होती है, जैसे वर्किंग प्रोग्रेस, पेबल, जैसे कि मैंने क्रेडिट में सेल कर रखी है, अब उससे पेमेंट आएगी तो उसके लिए भी हम वर्किंग कैपिटल के लिए इशू करते हैं। बैंक फाइनेंस किस किस फॉर्म में करता है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट के, लोन के, बिल को डिस्काउंट कराना, और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये हम डिस्कस कर चुके। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो मेन फैक्टर जो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में आते हैं, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड सेक्टर वाइज नॉर्म्स। बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके का काम करता है, और उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से काम करता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन अराइजिंग एट द लेवल ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में
किस किस तरीके के लेवल आते हैं, तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, करंट एसेट्स पे और करंट लायबिलिटी पे बेस्ड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। और जो पीएमएम है, परमिशियल, एक सेकेंड, इसकी फुल फॉर्म, हाँ ये देखो ये लिखा MPBF क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना करेगा, इसकी भी कुछ इन्होंने रेशियो बताई थी। इन्होंने कहा था कि करंट एसेट्स का तीन मेथड दिए गए थे इसके। इन्होंने कहा था करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, बाकी जो बचे उसको 25% लोन दे दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, 25% करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, उसका 25, ये वाला तो मैंने पहला वाला बता दिया। फिर इन्होंने कहा था, दूसरा मेथड भी दे रखा है ना आपका, 25, दो ही मेथड दे रखे हैं, इसमें 3, आपके सिलेबस में 2 हैं। 25% कर दो करंट एसेट्स का, ठीक है। तो जो नॉन करंट एसेट्स निकल के आएंगे ना, उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज़ को, तब आपका क्या निकल आएगा, PBF निकल के आएगा, परमिशिबल बैंक फाइनेंसिंग, जितना बैंक दे सकता है। ये देखो, ये तो आपके एक तरीके से नोट्स वगैरह दे रखे हैं और उसका एग्जाम्पल दे दिया। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, प्रोसीजर टू अवेल वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक। तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल दोगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, डॉक्यूमेंट्स में आपने 5 सालों में क्या काम किया, प्रोजेक्ट वगैरह दिखाओगे, MOA दिखाओगे, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दिखाओगे, लेटर ऑफ इंटेंट बताओगे, कन्फर्म जो ऑर्डर्स हैं आपके वो बताओगे। और इन केस ऑफ लार्जर लोन्स अबव ₹5 करोड़, इन केस ऑफ मोस्ट बैंक, द प्रोजेक्शन आर जनरली सबमिटेड इन द CMA फॉर्मेट। CMA फॉर्मेट के अंदर ही दिया जाता है। उसके बाद अप्रेजल एंड फाइनेंशियल सेक्शन, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, फिर ये क्या बोला गया इन्होंने कि फाइनल सेंक्शन कर दिया जाता है लोन का बिजनेस वगैरह को देख के। उसके बाद पोस्ट सेंक्शन रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद फॉलोअप लिया जाता है। फॉलोअप में इंटरेस्ट वगैरह, उनकी लिमिट और एडहॉक लिमिट होती है। तो हो गया डिफरेंस, डेफिशिएंसी इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम।